हेलो डॉक्टर्स। तो आज हम समझेंगे एक्शन पोटेंशियल के बारे में और हम जानेंगे कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है और ये कैसे जनरेट होता है। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल को हम शॉर्ट में बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं? एपी। ओके, और एक्शन पोटेंशियल को समझने के लिए हमें थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए आरएमपी के बारे में, जिसको हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है। वैसे मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लेक्चर बना रखा है, अगर आप उसको चाहें तो देख सकते हैं। बट अगर आप उसको नहीं भी देखना चाहते हैं तो हम उसके बारे में एक लिटिल ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ दे देते हैं, जिससे आपको ये एक्शन पोटेंशियल वाला जो टॉपिक है ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो मान लीजिए ये कोई मेम्ब्रेन है, ये कोई मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन कह दीजिए, या फिर आप इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह दीजिए, या कोई आप जनरल मेम्ब्रेन कह दीजिए। आपको पता है मेम्ब्रेन के बाहर जो फ्लूइड होता है उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, और मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम इंटरसेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। अब आपको पता है कि इंटरसेलुलर जो फ्लूइड होता है इसके अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है। अब आपको ये बिल्कुल ऐसे लग रहे होंगे जैसे किसी बैटरी के टर्मिनल है, और बैटरी के टर्मिनल के बीच में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस किसकी वजह से होता है? डिफरेंस इन चार्जेस। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, जिसकी वजह से इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या जनरेट होगा? एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे? आरएमपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आरएमपी, यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है -90 मिली वोल्ट। किसके लिए? न्यूरॉन के लिए, या फिर आप कह दीजिए नर्व सेल के लिए। न्यूरॉन के लिए, या फिर आप कह दीजिए नर्व सेल के लिए। अगर मान लीजिए मैं इस सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करूं, तो मान लीजिए बाहर का जो चार्ज है, बाहर का जो पोटेंशियल है, उसको मैं 0 मिली वोल्ट मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? 0 मिली वोल्ट मान लेता हूं, एज अ स्टैंडर्ड मान लेता हूं। उसके रेस्पेक्ट में जो वैल्यू होगी इनसाइड इसके अंदर, वो होगी -90 मिली वोल्ट। मैं बेसिकली आपको ये जो मैं कह रहा हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है वो -90 मिली वोल्ट है, इसको मैं प्रैक्टिकली समझाना चाह रहा हूं। प्रैक्टिकली मैं इस तरीके से समझाना चाह रहा हूं कि मैं मान लेता हूं कि जो मेम्ब्रेन है इसके बाहर का जो पोटेंशियल है वो 0 मिली वोल्ट है, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल होगा वो होगा -90 मिली वोल्ट। ये किसकी वैल्यू है? आरएमपी। कहने का मतलब ये है कि अंदर का पोटेंशियल बाहर के पोटेंशियल से 90 मिली वोल्ट कम है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने बाहर वाले को 0 मान रखा है, तो अंदर वाले की जो वैल्यू आई है वो आई है -90 मिली वोल्ट। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर बाहर का पोटेंशियल 0 है तो अंदर का जो पोटेंशियल है वो 90 मिली वोल्ट कम है। 90 मिली वोल्ट क्या है? कम है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आई है? -90 मिली वोल्ट आई है। और ये क्या है? आरएमपी है, यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। देखो ये जो वैल्यू है ये तब आई है जब मेम्ब्रेन जो है वो बिल्कुल रेस्टिंग कंडीशन में है। रेस्टिंग कंडीशन का कहने का मतलब ये है कि आपने इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में और इस इंटरसेलुलर फ्लूइड में जो भी आयंस की कंसंट्रेशन थी उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है। दूसरा, ये जो मेम्ब्रेन है ये रेस्टिंग फेज में है, इसको कोई भी स्टिमुलस नहीं दिया गया है, या इसको किसी भी तरीके से एक्साइट नहीं किया गया है। तीसरी चीज, इस मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे प्रोटीन चैनल्स होंगे। क्या होंगे? बहुत सारे प्रोटीन चैनल्स होंगे। तो किसी भी प्रोटीन चैनल को आपने क्या नहीं किया है? आपने इंटरफेरेंस नहीं किया है, उसको एक्टिवेट या फिर डिसडाउन नहीं किया है, यानी प्रोटीन चैनल्स के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। उस वक्त इसकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? -90 मिली वोल्ट आई है। और इस पूरी मेम्ब्रेन की जो वैल्यू होगी, इस पूरी मेम्ब्रेन के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा? -90 मिली वोल्ट होगा। ओके, तो दिस वॉज अबाउट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब हम समझते हैं अपने टॉपिक को कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। तो एक्शन पोटेंशियल का मतलब ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, और इस पॉइंट पे फिलहाल जब मैंने कोई भी स्टिमुलस नहीं दी है, उस वक्त इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? -90 मिली वोल्ट होगा, और वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बराबर होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट पे कोई स्टिमुलस देता हूँ। इस पॉइंट में मैं क्या देता हूँ? कोई भी स्टिमुलस देता हूँ। जैसे ही मैं इस पॉइंट पर कोई स्टिमुलस दूंगा तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? अब फ्लक्चुएट करेगा। क्या करेगा? फ्लक्चुएट करेगा। यानी स्टिमुलस देने के बाद अब इस पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो -90 मिली वोल्ट नहीं रहेगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस में क्या आएगी? फ्लक्चुएशंस आएंगे। क्या आएंगे? फ्लक्चुएशंस आएंगे। ठीक है, और ये जो फ्लक्चुएशंस आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस में, इसी को हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। तो अब समझिए एक्शन पोटेंशियल क्या है। स्टिमुलस आने पर, क्या आने पे? अगर आप जब कोई स्टिमुलस देते हैं तो स्टिमुलस आने पे पोटेंशियल डिफरेंस में जो फ्लक्चुएशंस आते हैं, क्या आते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस में क्या आते हैं? जो फ्लक्चुएशंस आते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस में फ्लक्चुएशंस आए तो उससे क्या हुआ? हम कहते हैं कि आपका एक्शन पोटेंशियल क्या हुआ है? जनरेट हुआ है।
एक्शन पोटेंशियल क्या हुआ है, जनरेट हुआ। तो जैसे इस पॉइंट पे स्टिमुलस आई तो इस पॉइंट पे क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आई, यानी पोटेंशियल डिफरेंस पहले इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर वापस क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो ये क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल में, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस में क्या आए, फ्लक्चुएशंस आए, और पोटेंशियल डिफरेंस में फ्लक्चुएशंस आने को हम क्या बोल रहे हैं, एक्शन पोटेंशियल बोल रहे हैं। अब देखो ये जो एक्शन पोटेंशियल है, यानी ये जो फ्लक्चुएशंस है, ये इस पर्टिकुलर प्लेस पर लोकलाइज्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि जहां पे आपने स्टिमुलस दी थी अब वहीं पे ये फ्लक्चुएशंस स्टेबल हो जाएंगे, नहीं, ये फ्लक्चुएशंस क्या करते हैं, फिर अब ये फ्लक्चुएशंस आगे की तरफ मूव करते हैं। यानी अभी ये फ्लक्चुएशंस यहाँ थे तो थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंच जाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद वहां यहाँ इस जगह पे पहुंच जाएंगे, फिर ये फ्लक्चुएशंस इस जगह पे पहुंच जाएंगे। यानी जो ये फ्लक्चुएशंस है, यानी ये जो एक्शन पोटेंशियल है बेसिकली, ये आगे की तरफ मूव करेगा, इस पूरी सेल मेम्ब्रेन पे क्या करेगा, मूव करेगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, प्रोपेगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। बात समझ में आई आपने किसी पॉइंट पे स्टिमुलस दी, उस स्टिमुलस देने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस में फ्लक्चुएशंस आई, और इन पोटेंशियल डिफरेंस में जो फ्लक्चुएशंस आई इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एक्शन पोटेंशियल। तो एक तो चीज है जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, दूसरा ये एक्शन पोटेंशियल जो है ये लोकलाइज्ड नहीं है, ये इसी जगह पे नहीं रहेगा, ये आगे पूरी सेल मेम्ब्रेन पे क्या करेगा, मूव करेगा। तो उसको हम बोलेंगे प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। और बेसिकली अगर आप देखें तो ये जो प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल है ये एक्चुअली में इंपल्स होती है। क्या होती है, इंपल्स होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहीं टच किया, तो जो मैंने टच किया है ना वो स्टिमुलस है, उस स्टिमुलस की वजह से इस जगह पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और ये एक्शन पोटेंशियल फिर मूव करता है हमारे ब्रेन की तरफ। कहाँ मूव करता है, ब्रेन की तरफ। तभी हमें जाके पता चलता है कि किसी ने हमें क्या किया है, टच किया है। तो ये एक्शन पोटेंशियल का प्रोपगेशन होना यही इंपल्स कहलाता है। इंपल्स मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जो डिलीवर हो रही है। बात समझ में आई, ठीक है। खैर, तो ये दो बहुत बड़े टॉपिक है, एक है जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल और एक है प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। आज हम इस टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल को बहुत डिटेल में समझेंगे। सेकंड वाला जो टॉपिक है उसे हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। अब हमारा मेन फोकस ये है कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट कैसे होता है। कहने का मतलब ये है कि स्टिमुलस देने से ऐसा क्या हुआ कि इस पोटेंशियल डिफरेंस में फ्लक्चुएशंस आए, और ये फ्लक्चुएशंस कैसे आए और क्यों आए और कितने आए, ये सब सारी चीजें हमें देखनी है। चलो इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, एक डायग्राम से समझते हैं। ये डायग्राम मान लीजिए किसी सेल मेम्ब्रेन का है, या फिर आप मान लीजिए न्यूरॉन का है। किसका है, न्यूरॉन का है। अगर ये न्यूरॉन का है तो इस पूरी मेम्ब्रेन में पहले क्या रहा होगा, एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रहा होगा, और इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो कितनी रही होगी, -90 मिलीवोल्ट रही होगी। कितनी रही होगी, -90 मिलीवोल्ट रहेगी। अब इस पार्टिकुलर पॉइंट पे हमने क्या दी, कोई स्टिमुलस दी। क्या दी, कोई स्टिमुलस दी। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टिमुलस देने से क्या हुआ, इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस था अब वो -90 मिलीवोल्ट नहीं रहेगा, वो -90 मिलीवोल्ट नहीं रहेगा, वो कुछ फ्लक्चुएट करेगा। क्या करेगा, कुछ फ्लक्चुएट करेगा, पहले इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, और फिर वापस नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, और फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस में ये जो फ्लक्चुएशंस आए हैं इसी को हम क्या बोलेंगे, एक्शन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, एक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। और ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये अब क्या करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा, जिसको हम प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। बात समझ में आ गई। अब ये फ्लक्चुएशंस कैसे आते हैं उसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। हम हर चीज को स्टेप वाइज समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा फ्लक्चुएशंस पे गौर डालते हैं कि ये फ्लक्चुएशंस कैसे आए हैं। देखो, जैसे हमने स्टिमुलस दी, अगर आप जैसे आप स्टिमुलस दी तो स्टिमुलस देने से पहले क्या था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, और जो कितना था, -90 मिलीवोल्ट। ठीक है, और स्टिमुलस देने से के बाद आप ये देख रहे हैं, ये ग्राफ कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ग्राफ कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये कहां तक जाता है, +45 मिलीवोल्ट तक। तो पहले तो आप ये देखते हैं कि पहली केस में आपको देखने को मिल रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो -90 मिलीवोल्ट से कहां जा रहा है, +45 मिलीवोल्ट तक, +45 मिलीवोल्ट तक। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन। तो पहला फ्लक्चुएशन में क्या आ रहा है, डीपोलराइजेशन आ रहा है। उसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि ये जो वोल्टेज था कहां पहुंच गया था, +45 मिलीवोल्ट पे। अब ये वापस आ रहा है नीचे की तरफ, तो वापस पहले कहां आता है, -90 मिलीवोल्ट पे। तो दूसरे केस में आप देख रहे हैं कि +45 मिलीवोल्ट से ये कहां आ रहा है, वापस -90 मिलीवोल्ट पे। इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं रीपोलराइजेशन। क्या बोल रहे हैं, रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन। ठीक है। थर्ड आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये -90 से और नीचे की तरफ जा रहा है, कहां पे, -100 की तरफ। ठीक है, तो -90 से अब ये कहां जा रहा है, -100 की तरफ, -100 की तरफ। इस प्रोसेस को बोल रहे हैं हम हाइपर पोलराइजेशन। क्या बोल रहे हैं, हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर
पोलराइजेशन। और फोर्थ केस में आप देख रहे हैं कि ये -100 मिली वोल्ट से वापस कहाँ आ रहा है, वापस 90 मिली वोल्ट पे आ रहा है। कहाँ आ रहा है, वापस कहाँ आ रहा है, -90 मिली वोल्ट पे आ रहा है। इसको बोलते हैं आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन, आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन। तो पूरे एक्शन पोटेंशियल के अगर हम देखें तो पूरे एक्शन पोटेंशियल में ये चार मेन चीजें हो रही हैं। पहला डीपोलराइजेशन, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस -90 से +45 जा रहा है। फिर हो रहा है रीपोलराइजेशन, जिसमें वापस -90 पे आ रहा है। फिर है हाइपरपोलराइजेशन एंड देन इज आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन। तो हमें इन चारों प्रोसेस को डिटेल में समझना है। ये चारों प्रोसेस हुए क्यों, ठीक है, इनके पीछे का मैकेनिज्म क्या था। ओके, इसमें से आपको एक चीज पे ध्यान दे रहा है कि इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो पहला स्टेप है, जिसको हम बोल रहे हैं डीपोलराइजेशन। क्या बोल रहे हैं, डीपोलराइजेशन बोल रहे हैं। जो डीपोलराइजेशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है और सबसे मेन स्टेप है। देखो, इस डीपोलराइजेशन को एक और वर्ड हम बोलते हैं जिसको बोलते हैं एक्साइटेशन। और क्या बोलते हैं हम इसको, एक्साइटेशन बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये पहला ही प्रोसेस नहीं होगा तो बाकी के प्रोसेस नहीं होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें डीपोलराइजेशन या एक्साइटेशन होता है। अब एक बात आती है कि ये जो डीपोलराइजेशन या एक्साइटेशन, क्या ये खुद से हो जाता है? नहीं, इसको कौन करता है, स्टिमुलस करती है। अब एक सवाल आता है कि कोई भी स्टिमुलस डीपोलराइज कर देती है, कोई भी स्टिमुलस इस सेल मेम्ब्रेन को डीपोलराइज कर देती है? तो सवाल आता है नहीं, तो जवाब आता है नहीं, कोई भी स्टिमुलस डीपोलराइज नहीं कर सकती। मैं इस स्टिमुलस को तीन पार्ट्स में कैटेगराइज करता हूं, मेनली दो में करते हैं लेकिन मैं तीन में कर देता हूं। एक को मैं बोलता हूं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। क्या बोलता हूं, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। एक को हम बोलेंगे सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, और एक को बोलेंगे हम सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ठीक है, तो मेनली क्या था, सबसे पहला स्टेप है कौन सा, डीपोलराइजेशन या फिर एक्साइटेशन। तो एक सवाल आ रहा था हमारे दिमाग में कि ये एक्साइटेशन होता क्यों है, ये डीपोलराइजेशन होता ही क्यों है? तो वो होता है स्टिमुलस की वजह से। फिर दूसरा सवाल आया कि कोई भी स्टिमुलस एक्साइटेशन कर देती है या कोई भी स्टिमुलस डीपोलराइजेशन कर देती है? तो जवाब है नहीं। डीपोलराइजेशन करने के लिए या एक्साइटेशन करने के लिए हमें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टिमुलस चाहिए होती है, और उस मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टिमुलस को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस बोलते हैं। जो मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टिमुलस हमको चाहिए होती है एक्साइटेशन के लिए या डीपोलराइजेशन के लिए, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। और इस थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से ही क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। सब थ्रेशोल्ड का मतलब है अगर आप इस मिनिमम अमाउंट से कम दे रहे हैं, या मिनिमम अमाउंट से बिलो दे रहे हैं, इस केस में आपका कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता। यानी इस केस में आपका जो डीपोलराइजेशन है वो नहीं होगा, या आप कहते हैं कि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक्साइटेशन नहीं आएगा। अब एक सवाल आती है, इससे ज्यादा दे दें, मोर दे दें, एबव दे दें, तो एबव दे दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आपका एक्शन पोटेंशियल होगा, तब भी आपका डीपोलराइजेशन होगा, और तब भी आपका एक्साइटेशन होगा। यानी कम से कम आपको इतनी तो देनी है, यानी थ्रेशोल्ड स्टिमुलस तो आपको देनी है। अब इस थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का क्या मतलब है, मान लीजिए कि आपका जो सेल मेम्ब्रेन था उसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना था, -90 था, और इसकी जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो है -55 मिलीवोल्ट। क्या है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की जो वैल्यू है -55 मिलीवोल्ट। कहने का मतलब है आपकी कोई भी स्टिमुलस अगर ऐसी है जो इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जो वैल्यू है -95 मिलीवोल्ट, इससे हमारी मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को -55 मिलीवोल्ट तक पहुंचा देती है, तो ऐसी स्टिमुलस को हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। यानी कि आपने कोई ऐसी स्टिमुलस दी जिसने मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को -90 से कहां पहुंचा दिया, -55 तक पहुंचा दिया, यानी आपने -90 से -50 तक पहुंचा दिया, तो ऐसी स्टिमुलस को हम क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस बोलेंगे। एक बार हमारी थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अचीव हो गई, तो उसके बाद फिर सेल मेम्ब्रेन खुद से डीपोलराइजेशन करेगी, रीपोलराइजेशन करेगी और बाकी की प्रोसेस करेगी। यानी एक बार आपको एक्साइट करने की देर है, आपको एक बार बस हल्की सी आग लगानी है, उसके बाद तो वो सारा काम खुद ही करेगी। यानी अगर आपकी स्टिमुलस इस थ्रेशोल्ड स्टिमुलस को अचीव कर लेती है तो फिर आपकी जो मेम्ब्रेन है वो एक्साइट हो जाएगी और फिर वो खुद से ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगी। लेकिन अगर आपकी वैल्यू -55 मिलीवोल्ट तक नहीं पहुंचती है तो आपके एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब इसी चीज को हम अब हम जो चारों स्टेजेस हैं इनको हम डिटेल में समझेंगे और बिल्कुल फील करेंगे इसको।
क्या करेंगे, बिल्कुल फील करेंगे। हम जो अपना एक्शन पोटेंशियल समझ रहे हैं ये बेसिकली न्यूरॉन को लेके समझ रहे हैं। न्यूरॉन यानी कि नर्व सेल, न्यूरॉन यानी कि नर्व सेल को लेके समझ रहे हैं। अब नर्व सेल अगर आपने देखा होगा तो नर्व सेल में क्या होता है, एक सेल बॉडी होती है, क्या होती है, एक सेल बॉडी होती है, और क्या निकले होते हैं इसमें, डेंड्रॉन्स निकले होते हैं। क्या निकले होते हैं, डेंड्रॉन्स निकले होते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, एक लंबा सा एक्सॉन होता है। क्या होता है, एक लंबा सा एक्सॉन होता है, एक लंबा सा एक्सॉन होता है। और इस एक्सॉन को ही हम क्या बोलते हैं, नर्व फाइबर बोलते हैं, नर्व फाइबर बोलते हैं। जब ये अपनी रेस्टिंग स्टेज में होता है तो बाहर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, बाहर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है नॉर्मल कंडीशन में, और अंदर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है, अंदर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है। ओके, चलिए, तो मान लीजिए कि बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा था, अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा था, और ये आपकी नर्व फाइबर थी, और इस टाइम पे इसका जो आरएमपी था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो था, वो कितना था, -90 मिलीवोल्ट। कितना था, -90 मिलीवोल्ट। ओके, ये नॉर्मल कंडीशन थी। और ये हमने ग्राफ यहाँ पे देखा, आप हम साथ साथ ग्राफ समझेंगे। तो ग्राफ में अगर मैंने इसका पोटेंशियल दिखा तो कितना वैल्यू है, -90 मिलीवोल्ट, ठीक है, -90 मिलीवोल्ट। ओके, अब क्या हुआ, मान लीजिए ये मेम्ब्रेन अभी रेस्टिंग कंडीशन में थी। क्या थी, रेस्टिंग कंडीशन में थी। अब मैंने इसको इस पॉइंट पे क्या किया, स्टिमुलस दी। क्या दी, स्टिमुलस दी। और मैंने कौन सी स्टिमुलस दी, मान लीजिए मैंने थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दी। यानी थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का मतलब वो जो इसको एक्साइट करने के लिए जो रिक्वायर्ड स्टिमुलस थी, मैंने वो स्टिमुलस इसको प्रोवाइड की। तो जैसे ही मान लीजिए वो स्टिमुलस टच की थी, किसकी थी, टच की थी, तो मैंने मान लीजिए मेम्ब्रेन को क्या किया, ऐसे करके टच किया। तो जैसे ही मैं टच करूंगा तो जो आपकी जो न्यूरॉन्स होती हैं या फिर आपकी जो नर्व सेल्स होती हैं उस पर प्रेजेंट होते हैं टच इन्फ्लुएंस्ड सोडियम गेटेड चैनल्स। क्या होते हैं, टच इन्फ्लुएंस्ड सोडियम गेटेड चैनल्स होते हैं। यानी वो चैनल्स जो टच करने से खुल जाते हैं, सोडियम के वो चैनल्स जो टच की जैसे टच करते हैं उससे खुल जाते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे टच किया, जैसे मैंने यहाँ पे टच किया, तो यहाँ पे जो सोडियम टच चैनल्स थे, टच इन्फ्लुएंस्ड सोडियम चैनल्स थे, यानी वो सोडियम के चैनल जो टच करने से खुल जाते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और वो क्या करते हैं, बाहर से सोडियम आउटसाइड, यानी सोडियम बाहर से कहां फेंकते हैं, अंदर की तरफ फेंकते हैं। क्योंकि सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा होती है, दैट इज 142 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और अंदर कम होती है, दैट इज 14 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो यहाँ कितना ज्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। तो जैसे ही ये क्या थे, टच इन्फ्लुएंस सोडियम गेटेड चैनल्स थे, जैसे ही हमने टच किया ये ओपन हो गए, और इन्होंने कहा क्या किया, बाहर से सोडियम अंदर फेंक दिया, बाहर से सोडियम अंदर फेंक दिया। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि बाहर से जो पॉजिटिव आयंस थे ये कहां की तरफ आने लग गए, अंदर की तरफ आने लग गए। किसके थ्रू, इन टच इन्फ्लुएंस्ड सोडियम गेटेड चैनल के थ्रू। अब एक बात बताओ, अंदर क्या आ रहा है, अंदर पॉजिटिव आ रहा है, अंदर पॉजिटिव आ रहा है, और अंदर पॉजिटिव आ रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो वैल्यू थी -90 मिलीवोल्ट ये कम हो जाएगी। यानी इसका जो नेगेटिव इफेक्ट था वो कम हो जाएगा, क्योंकि अंदर क्या आ गया है, पॉजिटिव आ गया है। अंदर पॉजिटिव आने की वजह से इसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। और इफेक्ट कितना कम हुआ, अगर ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस थी, अगर ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस थी तो ये कम होकर कितना पहुंच जाएगा, -55 मिलीवोल्ट। कितना पहुंच जाएगा, -55 मिलीवोल्ट, जो कि क्या थी, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस थी। क्या थी, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस थी। अब एक बार आप ये समझ लीजिए, आपकी जो मेम्ब्रेन है उसमें 3 तरह के चैनल्स हैं। पहला जो आपको ये दिखा रहा हूं ये है टच इन्फ्लुएंस्ड सोडियम गेटेड चैनल्स। इसका ये मतलब है जैसे कोई इंसान आपको टच करेगा तो सोडियम चैनल्स थे ये खुल जाएंगे और बाहर से सोडियम को क्या करेंगे, अंदर की तरफ फेंकेंगे। दूसरा जो आपके एक होते हैं उनको हम बोलते हैं सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स, ये जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं ये तब ओपन होते हैं जब आपकी जो मेम्ब्रेन है, जो आपकी मेम्ब्रेन है, इसका जो पोटेंशियल होता है, इसका जो पोटेंशियल होता है वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस लेवल पे पहुंच जाता है। किस पे पहुंच जाता है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस वाले लेवल पे पहुंच जाता है। यानी मेम्ब्रेन पोटेंशियल जैसे -55 मिलीवोल्ट होगा, ये आपके जो सोडियम चैनल्स थे ये खुल जाएंगे और खुल के क्या करेंगे, बाहर से सोडियम अंदर की तरफ फेंकेंगे। बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो आपने क्या देखा, जैसे ही स्टिमुलस आई, तो ये वाले चैनल खुले, कौन से, टच इन्फ्लुएंस सोडियम गेटेड चैनल्स। जैसे ही ये खुले तो इन्होंने बाहर से सोडियम अंदर की तरफ फेंका, अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हुआ और वैल्यू कितनी पहुंच गई, -90 से -55। तो क्या आप यहाँ ग्राफ में देख रहे हैं, ये वैल्यू जो थी वो -90 से कहां पहुंच गई, -55 तक पहुंच गई, यानी थ्रेशोल्ड स्टिमुलस वाली वैल्यू पे पहुंच गई। बात समझ में आ गई। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस वाली जो वैल्यू थी वो अचीव हो गई। जैसे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस वाली जो वैल्यू थी अचीव हुई तो ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन थी, ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन थी ये क्या हो गई, एक्साइट हो गई।
ये जो आपकी मेम्ब्रेन थी ये क्या हो गई, एक्साइट, मेम्ब्रेन क्या हो गई, एक्साइट। और मेम्ब्रेन जैसे एक्साइट हुई और वैल्यू जैसे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस वाले लेवल पे पहुंची, -55 मिलीवोल्ट पे पहुंची, आपकी जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स थे ये ओपन हो गए। आपके जो ये सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो थे वो क्या हो गए, ओपन हो गए। और जैसे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हुए, इन्होंने क्या किया, बाहर से सोडियम को अंदर की तरफ फेंकना चालू किया, बाहर से सोडियम अंदर की तरफ फेंकना चालू किया। तो पहले क्या हो रहा था, पहले ये हो रहा था कि बाहर क्या था, पॉजिटिव, और अंदर क्या था, नेगेटिव, और वैल्यू कितनी थी, -90 मिलीवोल्ट। यही तो था। जैसे टच किया तो ये पॉजिटिव अंदर गए, ये पॉजिटिव अंदर गए, और ये पॉजिटिव जब अंदर गए तो अंदर क्या हुआ, अंदर पॉजिटिव आने लग गए, और ये वैल्यू जो थी वो कितनी हो गई, -55 मिलीवोल्ट हो गई, -55 मिलीवोल्ट हो गई। जैसे -55 मिलीवोल्ट हो गई, जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स थे ये ओपन हो गए, और ये ओपन हो गए तो और ज्यादा सोडियम अंदर जाने लग गया, और ज्यादा सोडियम अंदर जाने लग गया, और ज्यादा सोडियम अंदर जाने लग गया तो क्या हुआ, अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गया, अंदर क्या हो गया, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गया, अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गया, और बाहर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, बाहर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। अब अंदर पॉजिटिव इतना ज्यादा हो गया कि जो ये वैल्यू -55 मिलीवोल्ट थी, अब अंदर इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गया कि ये वैल्यू माइनस में ना हो गई, किसमें हो गई, +45 मिलीवोल्ट हो गई। क्या हो गई, +45 मिलीवोल्ट हो गई। तो अंदर से सोडियम इतना ज्यादा, मतलब बाहर से सोडियम इतना ज्यादा अंदर गया कि अंदर पॉजिटिव चार्ज की हो गई बहुत ज्यादा एक्सेस, और जो वैल्यू पहले माइनस में हुआ करती थी पोटेंशियल डिफरेंस की, अब वो किस में हो गई, पॉजिटिव में हो गई, वो किसमें हो गई, पॉजिटिव में हो गई। और ये जो कंडीशन है, ये जो मेम्ब्रेन की कंडीशन है जिसमें बाहर नेगेटिव ज्यादा और अंदर पॉजिटिव ज्यादा, इस कंडीशन को बोलते हैं डीपोलराइजेशन। क्या होते हैं, डीपोलराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन बोलते हैं। तो डीपोलराइजेशन के टाइम पे क्या होता है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाते हैं, बाहर से सोडियम अंदर की तरफ जाता है, और अंदर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज की एक्सेस हो जाती है, बाहर नेगेटिव चार्ज की एक्सेस हो जाती है, और जो मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाता है, +45। तो आपने पहले देखा थ्रेशोल्ड की वजह से क्या हुआ, स्टिमुलस की वजह से कितना हुआ था, -55 मिलीवोल्ट, और अब क्या हुआ, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल गए, और जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस अब कितना हो गया, +45 मिलीवोल्ट हो गया। और इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, डीपोलराइजेशन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, डीपोलराइजेशन बोल रहे हैं। आप यहां देख रहे हैं दो चैनल्स खुल चुके हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तीसरा चैनल अभी बाकी है। जो तीसरा चैनल है इसका नाम है पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। क्या बोलते हैं इनको, पोटेंशियल वोल्टेज गेटेड चैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल वोल्टेज गेटेड चैनल बोलते हैं। अब देखो जैसी आपकी जो मेम्ब्रेन थी, इसके अंदर क्या हो गया, अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, अंदर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो गया, और बाहर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो गया, और इसकी जो वैल्यू थी वो कितनी चलेगी, हो गई +45 मिलीवोल्ट, +45 मिलीवोल्ट, ठीक है, +45 मिलीवोल्ट। और इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, डीपोलराइजेशन। क्या बोला, डीपोलराइजेशन। जैसे ही आपकी जो मेम्ब्रेन है इसमें जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जैसे ही इसमें मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जो वैल्यू थी, इसमें जैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जो वैल्यू थी वो +45 मिलीवोल्ट पहुंची, तो आपका जो तीसरे वाले चैनल थे, थर्ड वाले जो चैनल थे, जिसको हम बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स। क्या बोलते हैं, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल बोलते हैं। ये खुलते हैं, ये ओपन हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं, अंदर से बाहर की तरफ किसको फेंकते हैं, पोटेशियम आयन को फेंकते हैं, क्योंकि पोटेशियम आयन अंदर जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, अंदर क्या होते हैं, ज्यादा, और बाहर क्या होते हैं, कम। अंदर होते हैं ज्यादा और बाहर होते हैं कम। अब ये क्यों खुला, ये वोल्टेज, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड क्यों खुला, ये इसलिए खुला क्योंकि जो आपकी मेम्ब्रेन थी, इस मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल था वो कितना हो गया था, +45 मिलीवोल्ट। अंदर जो था वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो चुका था, और बाहर क्या होता था, बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता। तो जैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल +45 मिलीवोल्ट पे पहुंचा, ये जो आपके पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल थे ये खुले, और इन्होंने क्या किया, अंदर से पोटेशियम को बाहर फेंकना स्टार्ट किया। अंदर से पोटेशियम को बाहर फेंकना स्टार्ट किया। एक बात बताओ, अगर अंदर से प्लस चार्ज बाहर फेंका जाएगा, तो अब बाहर की तरफ तो क्या हो जाएगा, प्लस, और अंदर की तरफ क्या होने लग जाएगा, नेगेटिव। तो जैसे पोटेशियम आयंस बाहर फेंके गए, यानी अंदर से प्लस चार्ज को बाहर फेंका गया, तो अंदर वापस क्या हो गया, अंदर वापस से नेगेटिव चार्ज की डोमिनेंसी स्टार्ट होने लगी। यानी ये जो वैल्यू थी अभी वापस किसकी तरफ जाएगी, नेगेटिव की तरफ जाएगी, और अब ये कहां पहुंचेगी, वापस 90 मिलीवोल्ट की तरफ। तो वापस 90 मिलीवोल्ट, -90 मिलीवोल्ट की तरफ कौन लेके आ रहा है, ये पोटेशियम चैनल्स क्या कर रहे हैं, अंदर से पोटेशियम को, यानी अंदर से पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहे हैं, बाहर की तरफ फेंक रहे हैं। तो पॉजिटिव बाहर जा रहा है और नेगेटिव अंदर डोमिनेट कर रहे हैं।
नेगेटिव अंदर डोमिनेट करता है और इस पॉजिटिव वैल्यू वाली वैल्यू को वापस नेगेटिव में ले आता है और वापस आपकी जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है, वापस -90 मिली वोल्ट। तो +45 से हम वापस किस पे आ जाते हैं, 90 मिली वोल्ट पे आ जाते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं रीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन। अब रीपोलराइजेशन में क्या होगा, वापस आपका जो अंदर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होने लगेगा और बाहर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करने लगेगा। तो आपकी जो पोटेशियम चैनल्स हैं उनकी वजह से क्या हुआ है, रीपोलराइजेशन हुआ है। लेकिन ये पोटेशियम के जो चैनल्स हैं ये कुछ ज्यादा ही वर्क कर जाते हैं, पहले तो ये +45 मिली वोल्ट से इसको कहां लाते हैं, नॉर्मल स्टेट पे लाते हैं, यानी आरएमपी वाली वैल्यू पे लाते हैं, -90 मिली वोल्ट आरएमपी वाली वैल्यू पे लाते हैं, -90 मिली वोल्ट पे लाते हैं। लेकिन फिर भी ये बंद नहीं होते, ये ओपन रहते हैं, ये और ज्यादा पोटेशियम अंदर से बाहर की तरफ फेंकते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी जो मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो और ज्यादा डाउन जाता है और ये डाउन जाके हम कहां चला जाता है, -100 मिली वोल्ट पे चला जाता है और इस चीज को हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। यानी ये पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ज्यादा टाइम तक खुले रह जाते हैं। ज्यादा टाइम तक खुले रह जाने की वजह से ये जो आपका पोटेशियम जो ग्राफ है ये और नीचे जाता है और आपका पोटेंशियल जो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो कितना पहुंच जाता है, -100 मिली वोल्ट पहुंच जाता है। और ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि जो पोटेशियम चैनल है वो क्या कर रहे हैं, वो लगातार पोटेशियम को कहां फेंकते जा रहे हैं, बाहर फेंकते जा रहे हैं, लगातार बाहर फेंकते जा रहे हैं। अब जैसे आपकी जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, जैसे आपका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहां पहुंचता है, -100 मिली वोल्ट पे पहुंचता है, जैसे आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहां पहुंचता है, -100 मिली वोल्ट पे पहुंचता है, तो फिर क्या होता है, ये पोटेशियम चैनल बंद किए जाते हैं कि पोटेशियम चैनल अब रुक जाओ, तुमने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा, आप तो एक्स्ट्रा ही कर गए, आपको -90 मिली वोल्ट पे आके रुकना था बट आप और नीचे चले गए। तो फिर हम क्या करते हैं, इन पोटेशियम चैनल्स को रोक देते हैं, पोटेशियम चैनल को क्लोज करते हैं। तो जैसे पोटेशियम चैनल को क्लोज करते हैं तो ये पोटेशियम बाहर जाना बंद कर देते हैं और बंद कर देते हैं तो आपका जो मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो वापस कहां आता है, वापस नॉर्मल की तरफ आता है और वापस कहां आके रुक जाता है, -90 मिली वोल्ट पे आके रुक जाता है। यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके आप कहां पर आ गए, वापस मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आ गए, वापस आप स्टेज पे आ गए, वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आ गए। तो ये था पूरा एक्शन पोटेंशियल आपका। कि पहले आप -90 मिली वोल्ट पे थे, फिर क्या हुआ, जैसे स्टिमुलस आई, स्टिमुलस से आप क्या पहुंचे, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस वाली वैल्यू पे पहुंचे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, सोडियम VGC खुले तो आप +45 पे पहुंच गए, ठीक है। जैसे +45 पे पहुंचे तो सोडियम VGC बंद हुए और पोटेशियम VGC चालू हो गए। पोटेशियम VGC चालू हो गए तो आप वापस नीचे आए। ये कब तक खुले रह गए, -100 मिली वोल्ट पे था। जब फिर क्या हुआ, -100 मिली वोल्ट पे पहुंचे तो आपके पोटेशियम VGC बंद हुए और फिर आप कहां गए, वापस 90 पे आ गए। तो दिस वाज ऑल अबाउट एक्शन पोटेंशियल। अब इस पूरे कार्यक्रम के दौरान, ये तो था आपका पूरा एक्शन पोटेंशियल, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हमको ये देखने को मिलता है कि बाहर की साइड क्या होता है। जब इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हमने ये देखा कि अंदर की साइड सोडियम जो थे वो ज्यादा रह गए और बाहर की तरफ पोटेशियम चार्ज ज्यादा रह गए। मतलब अगर जब ये एक्शन पोटेंशियल एंड होता है तो हम ये देखते हैं कि जो सोडियम चैन आयंस थे उनकी कंसंट्रेशन अंदर थोड़ी ज्यादा है, नॉर्मली जितनी होनी चाहिए, और पोटेशियम बाहर की तरफ ज्यादा है। तो इस आयन के डिस्टरबेंस को कंपेंसेट करने के लिए हमारी बॉडी में होती हैं सोडियम ATPase पंप। क्या होती हैं, सोडियम पोटेशियम ATPase पंप, ठीक है। देखो एक्शन पोटेंशियल तो यहीं खत्म हो गया, -90 मिली वोल्ट अचीव हो गया, तो ये तो यहीं कहानी खत्म हो गई। मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि स्मॉल अमाउंट में आयनिक डिस्टरबेंस हो जाता है इस एक्शन पोटेंशियल की वजह से। यानी जो नॉर्मल कंसेंट्रेशन थी, अगर आप उसमें देखें तो थोड़ा ज्यादा अमाउंट में सोडियम अंदर रह जाता है और थोड़ा ज्यादा अमाउंट में पोटेशियम बाहर रह जाता है। इसको कंपेंसेट करने के लिए चलती है सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। वो क्या करती है, अंदर से 3 सोडियम बाहर फेंकती है। क्या करती है, अंदर से 3 सोडियम बाहर फेंकती है और बाहर से 2 पोटेशियम अंदर डालती है। और इस तरीके से वो क्या करती है, जो भी आयनिक डिसबैलेंस अगर थोड़ा बहुत प्रेजेंट होता है इस एक्शन पोटेंशियल की वजह से, तो उसको कंपेंसेट कर देती है और वापस आपकी जो प्रीवियस स्टेज थी उस पॉइंट पे कि बाहर पॉजिटिव ज्यादा अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा और वैल्यू कितनी, -90 मिली वोल्ट, इसको क्या कर देती है, स्टेबलाइज कर देती है। तो दिस वाज अबाउट एक्शन पोटेंशियल। अब आपने ये देखा होगा, कुछ डायग्राम्स में आपने ये देखा होगा कि जो ये वैल्यू है वो -70 मिली वोल्ट से स्टार्ट होती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की।
ठीक है। और मैंने जो भी डायग्राम बनाया है वो -90 मिलीवोल्ट से लगा बनाया है। मैंने यहाँ -90 लिखा है, थ्रेशोल्ड -55 लिखा है, ठीक है। और एक्शन पोटेंशियल कहाँ जाके रुकता है, +45 पे, ठीक है। ये वैल्यूज बनाई है। बट अगर आप कुछ और बुक्स में देखेंगे तो आपको ये वैल्यू -70, -50, +35 ऐसे करके दिखेंगे। तो आपको लग रहा होगा कि सर आपने गलत पढ़ा दिया। गलत नहीं पढ़ाया। जो मैंने आपको पढ़ाया है वो एक नर्व फाइबर के रेस्पेक्ट में पढ़ा है, यानी 1 एक्सॉन के रेस्पेक्ट में पढ़ाया है। 1 एक्सॉन या फिर 1 नर्व फाइबर के रेस्पेक्ट में पढ़ाया है। जो ये डेटा दे रखा है -70 मिलीवोल्ट वाला, ये दे रखा है नर्व के लिए। किसके लिए? नर्व के लिए। ये एक्सॉन या नर्व फाइबर के लिए नहीं है। ये वाला जो है ये एक्सॉन या नर्व फाइबर के लिए नहीं है, ये नर्व के लिए। अब नर्व में और एक्सॉन या नर्व फाइबर में क्या अंतर होता है, इसके लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस देखनी पड़ेंगी। कोई बात नहीं है, ये भी नहीं देखना चाहते सब तो यहाँ समझो। अगर बहुत सारी एक्सॉन्स के ऊपर मैं कनेक्टिव टिश्यू की एक सीथ लगा दूं तो इसको मैं बोलता हूं नर्व। क्या बोलता हूं? नर्व। तो मैंने ये वाला जो डायग्राम है ये एक नर्व फाइबर के लिए, और ये वाला जो डायग्राम है ये नर्व के लिए है, जहां पे बहुत सारी एक्सॉन एक कनेक्टिव टिश्यू की सीथ के द्वारा कवर कर दी जाती हैं। तो इस नर्व का अगर मैं देखूं, इस नर्व की स्टडी करूं तो ये वाला ग्राफ होगा, और एक एक्सॉन की स्टडी करूं तो ये वाला ग्राफ होगा। बात समझ में आ गई? तो दिस वाज ऑल अबाउट एक्शन पोटेंशियल। इसको एक शॉर्ट टर्म में हम क्या कर लेते हैं, रिकैप कर देते हैं, ठीक है। इसको एक शॉर्ट अंदाज में अगर मैं आपको पढ़ाना चाहूं तो कैसे मैं इसको कवर करूंगा, ठीक है। 1 मिनट में कैसे कवर करेंगे? तो 1 मिनट में कवर करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो -90 मिलीवोल्ट होता है, ठीक है। और हमारी सेल जो होती है उसमें ये 4 तरह की सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसमें ये 4 तरह के प्रोटीन चैनल होते हैं। एक का नाम है टच इन्फ्लुएंस्ड सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स, जो टच करने से खुल जाते हैं। दूसरा नाम है सोडियम वीजीसी, तीसरे का नाम है पोटेशियम वीजीसी, और चौथे का नाम है सोडियम पोटेशियम ATPase पंप, ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि आपका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वो कितना था, -90 मिलीवोल्ट था। तो मान लीजिए ये क्या था आपका, -90 मिलीवोल्ट, और ये था आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अभी आपकी सेल किस में थी, रेस्टिंग स्टेज में थी। अब मान लीजिए किसी ने आपको क्या दी, स्टिमुलस दी। इस स्टिमुलस से क्या हुआ, सोडियम वाले जो चैनल्स थे, टच अफेक्टेड सोडियम चैनल्स थे, ये खुल गए और सोडियम कहां गया, अंदर गया। और जैसे सोडियम अंदर गया तो अंदर क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। अंदर क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया यानी नेगेटिव कम हुआ और पॉजिटिव बढ़ गया। तो देखो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव बढ़ गया, नेगेटिव कम हो गया। इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। क्या आगे बोलते हैं, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। तो ये वैल्यू जैसे ही -55 मिलीवोल्ट पे पहुंचती है तो आपके क्या खुल जाते हैं, सोडियम वीजीसी खुल जाते हैं। और सोडियम वीजीसी खुलते हैं तो क्या करते हैं, सोडियम को अंदर की तरफ फेंकते हैं। क्या करते हैं, सोडियम को अंदर की तरफ फेंकते हैं। तो अंदर और पॉजिटिव बढ़ता है, तो ये वैल्यू और पॉजिटिव की तरफ जाती है और कहां तक चली जाती है, +45 तक। कहां तक चली जाती है, +45 मिलीवोल्ट तक। तो जैसे ये +45 मिलीवोल्ट पे पहुंचती है तो ये जो सोडियम वीजीसी है अब ये बंद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अब सोडियम अंदर नहीं जाएंगे, अब सोडियम नहीं अंदर जाएंगे। अब क्या होगा, ये पोटेशियम वीजीसी खुल जाते हैं। ये पोटेशियम वीजीसी क्या करते हैं, अंदर से पोटेशियम बाहर फेंकते हैं, अंदर से पोटेशियम बाहर फेंकते हैं। तो अंदर से अगर पोटेशियम बाहर फेंक रहे हैं यानी इस पॉजिटिव को कहां ले जा रहे हैं, बाहर। तो बाहर क्या जाएगा, पॉजिटिव, और अंदर क्या जाएगा, नेगेटिव। तो वैल्यू अभी किसकी तरफ जाएगी, नेगेटिव की तरफ। इसलिए अब ये वैल्यू कहां जा रही है, नेगेटिव की तरफ जा रही है। और ये जो पोटेशियम वोल्टेज चैनल है ये बहुत देर तक खुले रह जाते हैं। अब ये देर तक खुले रह जाते हैं तो वैल्यू जो होती है ये -90 मिलीवोल्ट पे जाके रुक जानी थी, बट ये और नीचे चली जाती है। कहां तक चली जाती है, -100 मिलीवोल्ट तक चली जाती है। इसको हम बोलते, जब ये -90 मिलीवोल्ट तक जाती है तब तो उसको बोलते हैं रिपोलराइजेशन। और ये और नीचे चली जाती है तो उसको हम बोलते हैं हाइपरपोलराइजेशन। तो जैसे ये -100 मिलीवोल्ट पे जाती है फिर हम इनको भी बंद कर देते हैं, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल को बंद कर देते हैं। और फिर ये जैसे ही हम पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल बंद कर देते हैं, ये जो वैल्यू है ये वापस कहां पे आ जाती है, -90 मिलीवोल्ट पे आ जाती है। वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को क्या कर लेती है, अचीव कर लेती है। अगर इस पूरे प्रोसेस के दौरान कहीं भी अगर इस पूरे प्रोसेस के दौरान अगर आयनिक डिस्टर्बेंस होता है, अगर सोडियम अंदर ज्यादा हो जाए और पोटेशियम बाहर ज्यादा हो जाए तो इसको कंपेंसेट करने के लिए कौन वर्क करता है, सोडियम पोटेशियम ATPase पंप वर्क करती है, जो सोडियम को क्या कर देती है, बाहर फेंक देती है, और पोटेशियम को कहां फेंक देती है, अंदर फेंक देती है। इस तरह से आयनिक कंसंट्रेशन भी क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्शन पोटेंशियल। इस पूरे प्रोसेस में अगर आपको कहीं डाउट रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।